रात का वक्त था। हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही थी और इधर किचन में चूल्हा जल रहा था। आयशा चूल्हे पर खाना बना रही थी जब पीछे से अम्मी की कड़क आवाज सुनाई दी। अरे कितनी देर लगेगी, मेरा सर दर्द से फट रहा है और तू है कि बस ना जाने कौन सी धुन में किचन में ही घुसी जा रही है। आयशा ने जल्दी से हाथ धोए और अम्मी के लिए चाय बनाने लगी। अम्मी की बातों में हमेशा तेजी होती थी, लेकिन आज उनके लहजे में कुछ ज्यादा ही तल्खी थी, जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में भरी बैठी हो और उन्हें किसी बात का बहुत ज्यादा गुस्सा हो। आयशा शादी के दिनों के बाद से ही अम्मी की नजर में खटकती रहती थी। वो अम्मी को एक आंख नहीं भाती थी। इसकी वजह शायद ये थी कि वो एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी और बजाय अम्मी को जवाब देने के वो उनके हर तरह के ताने चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी, मगर जवाब देने की आयशा में कभी हिम्मत नहीं होती थी। अम्मी को हमेशा इस बात की शिकायत रहती थी कि उनका बेटा बिलाल को एक ऐसी पत्नी मिली जो बस हर वक्त किताबों में घुसी रहती है और घर के मामलातों के तौर तरीके नहीं सीखती। हालांकि आयशा हर तरह से खुद को अम्मी के सांचे में ढाल चुकी थी। वो हर तीखी से तीखी बात भी खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। पिछले कुछ महीनों में अम्मी का रवैया हद से ज्यादा सख्त होता जा रहा था। जब से अम्मी को ये पता चला था कि आयशा माँ बनने वाली है, तब से उनके व्यवहार में और ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया था। वो यही सोच रही थी, क्या अब बिलाल अपनी बीवी में ही खो जाएगा और अपनी माँ को नजरअंदाज कर देगा। ये ख्याल अम्मी के दिल में जहर बनकर घुलने लगा था। बीवी हो या माँ, बेटा किसी का नहीं हो सकता। अम्मी ये बात खुद से अक्सर दोहराती रहती थी, जैसे कि वो खुद को ये बात याद दिलाती रहती हो। एक रोज अम्मी की बातें सुनकर आयशा का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि उसने तो कभी अम्मी को बिलाल से अलग करने की कोशिश नहीं की थी। वो अच्छे से समझती थी कि एक माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है। एक दिन अम्मी की बात सुनकर वो दंग रह गई। अम्मी ने अपने एक करीबी रिश्तेदार से कहा, ये लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैंने तभी कहा था कि बिलाल की शादी अपने खानदान में करूंगी, मगर नहीं, उसे तो बस अपनी पसंद की शादी करनी थी। अब भुगतो इस औरत को। ये औरत तो मेरे बेटे को मुझसे छीन ही लेगी। आयशा पास में ही खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। उसका जिस्म जैसे कि बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अम्मी की नफरत इतनी ज्यादा गहरी थी कि एक दिन ये नफरत उसके लिए खतरा बन जाएगी। ये तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो यही समझती रही कि वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मी की नफरत भी प्यार में बदल जाएगी, मगर ये शायद बस उसकी सोच ही थी। आयशा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसका प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था और वो अक्सर कमजोरी महसूस करती थी, मगर फिर भी वो घर के किसी भी काम काज में कोई कमी नहीं आने देती थी। कि कोशिश उसकी यही होती थी कि अम्मी को एक भी शिकायत का मौका ना दूं, मगर अम्मी को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि आयशा हर वक्त उनके सामने दबकर रहे। आयशा की खामोशी भी अम्मी को चुभती थी। वक्त के साथ अम्मी की नफरत अब जुनून में बदलती जा रही थी। एक दिन अम्मी ने आयशा को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद करके कहा, सुन, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। अगर तू ये समझ रही है कि बच्चों के आते ही बिलाल सिर्फ तेरा हो जाएगा, तो ये तेरा वहम है। आयशा ने नजर झुका ली। वो अम्मी से बहस नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मी का लहजा खतरनाक था। आयशा ने कुछ कहने के लिए भी मुंह खोला ही था कि अम्मी एकदम से आगे बढ़ी और धीमी मगर जहरीली आवाज में बोली, अगर मैं चाहूं तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब तू माँ कहलाएगी। ये सुनकर आयशा कांप गई। आयशा की सांसें जैसे कहीं उसके गले में ही अटक गईं। उसके हाथ खुद ब खुद अल्लाह से दुआ में उठ गए। वो बोली, अम्मी, ये आपका भी तो बारिश है। अम्मी गरजदार आवाज में बोली, तुम और तुम्हारा ये आने वाला बच्चा अगर हम दोनों माँ बेटे के बीच में दूरी पैदा करने का कारण बना तो मैं ये किस्सा ही खत्म कर डालूंगी। ये सुनकर आयशा के दिल की धड़कन ही तेज हो गई और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसे अम्मी की अब कोई भी बात बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। इसलिए वो अपने बहते हुए आंसुओं के साथ
कमरे में चली गई। रात को बिलाल का फोन आया तो अम्मी ने उसे आयशा से बातें करते सुन लिया। बिलाल आयशा से कह रहा था कि मैं 3 दिन के बाद भारत वापस आ रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे समय में मैं तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारी देखभाल करूं। ये सुनकर अम्मी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई, जैसे कि उन्हें कोई मौका मिल गया हो। वो अपने मन में ही सोचने लगी, 3 दिन बाद नहीं बिलाल, तू जब यहाँ पहुंचेगा तो सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका होगा। अम्मी ने अपने खौफनाक मंसूबों को पूरा करने का फैसला कर लिया था। रात का सन्नाटा हर चीज को और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। अम्मी चारपाई पर बैठी एक चादर में लिपटी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हो। ये बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए तो, ये ख्याल उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उन्हें लगता था कि अगर आयशा का बच्चा पैदा हो गया तो बिलाल हमेशा के लिए अपनी बीवी और बच्चे का होकर रह जाएगा। अपनी अम्मी को तो वो पूछेगा भी नहीं, और ये अम्मी को किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनका बेटा उनसे ज्यादा किसी और को अहमियत दे। वो आयशा को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी थी। अब सिर्फ अपने उस फैसले को पूरा करके दिखाना था। मगर सवाल ये था कि कैसे करे ये सब। पहला ख्याल अम्मी के जहन में जो आया वो ये था कि जहर। अम्मी ने सोचा कि आयशा के खाने में कोई चीज मिला दे, लेकिन जहर बहुत ही धीरे धीरे असर करता है और अगर किसी को शक हो गया तो बिलाल उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसी डर से अम्मी ने खुद को ये करने से रोक लिया। मगर दूसरा ख्याल जो उनके मन में आया वो ये था कि अगर कोई हादसा हो जाए, यानी आयशा को ऐसा धक्का दिया जाए कि सबको यही लगे कि वो खुद गिरी है, और अगर ऐसा हो तो किसी को भी अम्मी पर शक भी नहीं होगा। ये सोचकर वो अपने चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट ले आई। हाँ, यही ठीक रहेगा। आयशा को छत पर ले जाकर धक्का दे दूंगी। सब यही समझेंगे कि उसका पैर फिसल गया होगा और वो खुद गिर गई होगी। इस तरह से मेरे रास्ते का कांटा अपने आप हट जाएगा और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। उन्होंने दिल ही दिल में अपने इरादों को पूरा करने का ठान लिया था। अगली शाम उन्होंने आयशा को बुलाया। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे हुए थे, देखो तो जरा कहीं वो हवा में उड़ तो नहीं गए हैं। मेरे तो घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आयशा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, क्योंकि आज पहली बार अम्मी के लहजे में इतनी नरमी थी। ऐसा क्यों था, इस बात पर आयशा ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। अम्मी भी पीछे पीछे ही थी। ये सफर आयशा के लिए आखिरी साबित होने वाला था। ये ढलती शाम का वक्त था। आयशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर अम्मी ने जितने प्यार भरे लहजे में उसे बुलाया उसमें कुछ ऐसा था कि वो इनकार ही नहीं कर सकी। वैसे भी वो अम्मी की हर बात को सहने की आदी हो चुकी थी, मगर आज अम्मी की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आयशा के कानों से अम्मी के वो शब्द दोबारा से टकराए। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे। उसका ये अंदाज बड़ा ही निराला था, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। उसने सोचा कि शायद उनके दिल में ममता जाग गई हो। ऐसा वो सोचने लगी कि शायद बिलाल के भारत आने की खबर ने उनके दिल को पिघला दिया हो, या फिर उन्हें आने वाले मेहमान की खुशी हो जिसने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया हो। आयशा दिल में सोचने लगी, आज तो अम्मी कुछ अलग ही लग रही हैं। और फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर कदम रखने वाली थी, एक पल के लिए उसका दिल अजीब सी बेचैनी में डूबने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। क्या मैं अम्मी पर शक कर रही हूँ? वो कुछ पलों के लिए वहीं पर खड़ी रही, फिर उसने अपने ख्यालों को झटक दिया। अम्मी का बदला हुआ लहजा, उनकी नरमी, मोहब्बत, सब कुछ हकीकत ही तो था। वो क्यों बिना वजह बहम में पड़ रही थी? मुझे भी अम्मी की मदद करनी चाहिए, आखिर उन्होंने भी तो मेरा कितना ख्याल रखा है। आयशा ने खुद को तसल्ली दी और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। अम्मी उसके पीछे ही थी।
हर कदम के साथ आयशा के अंदर एक अजीब सा खौफ बढ़ रहा था। किसी अनहोनी का एहसास उसे हर कदम पर खौफ में डुबो रहा था, मगर वो खुद को समझा रही थी कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। छत पर पहुंचकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ कपड़े वाकई जमीन पर पड़े हुए थे, कुछ हवा से इधर उधर हो गए थे। आयशा ने मुड़कर अपने पीछे देखा, जहां अम्मी बिल्कुल खामोशी से उसके पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में एक खालीपन था, वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। ये खामोशी कैसी अजीब सी है। आयशा को पहली बार लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अम्मी, वो धीरे से बोली, जिस पर अम्मी ने चौंक कर उसे देखा। फिर एक जहरीली मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। अरे बेटी, वो कौन सा कपड़ा है जो सबसे किनारे पर पहुंच गया है? अम्मी ने छत के कोने की तरफ इशारा किया, जहां बाउंड्री पर लगी हुई ग्रिल खत्म हो जाती थी। तब आयशा ने नजर उठाकर देखा। वो जगह खतरनाक थी, मगर अम्मी ने जो मोहब्बत दिखाई थी, उसके बाद तो वो उन पर शक कैसे कर सकती थी। अम्मी अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहाँ रुको, मैं देखती हूँ। अम्मी की चाल में लंगड़ाहट देखकर आयशा बोली, नहीं अम्मी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूं ना। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आप नीचे ही रहिए, मैं खुद ही सारे कपड़े ले आती हूँ। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और वो पल करीब आ गया था। आयशा धीरे धीरे छत के कोने की तरफ जा रही थी। हवा में बहुत ज्यादा ठंडक थी, मगर फिर भी उसके शरीर पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें उभरने लगीं। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, मगर दिल किसी अनजाने डर से पीछे हटने के लिए कह रहा था, कुछ तो गलत है। यह एहसास बार बार उसके दिल में आ रहा था, मगर वो खुद को समझा रही थी कि शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से वो ज्यादा ही फिक्र कर रही है। पीछे अम्मी की मौजूदगी और उनकी खामोश नजरें, सब कुछ अजीब था। जैसे ही वो छत के किनारे पर पहुंची, उसने एक हाथ से दीवार को थामा और दूसरे हाथ से किनारे की तरफ लटके हुए कपड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। अम्मी, उसने पलटकर देखना चाहा, मगर इसी लम्हे अम्मी की गर्म सांसें उसके कानों के करीब पहुंची और बहुत ही हल्की सी खुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था ना, ये दिन कभी नहीं आएगा। आयशा के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो हक्का बक्का सी अम्मी की तरफ देखने लगी, जिनके होठों पर इस वक्त शैतानी मुस्कुराहट थी कि जैसे वो अपने इरादों में कामयाब होने वाली हो। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उनका इस तरह से अचानक नरम पड़ जाना, इतनी प्यार मोहब्बत दिखाना, और अब ये पल, ये सब एक चाल थी जो अम्मी ने आयशा को रास्ते से हटाने के लिए चली थी। आयशा अम्मी की तरफ देखते हुए बोली, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। और तभी उसने घबराकर दीवार को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, मगर अम्मी की ताकतवर धक्का देने वाली उंगलियां उसकी कमर पर महसूस हुईं और फिर हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। आयशा अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वक्त तो जैसे सुस्त हो गया था। अचानक से उसके मन में तेजी से कई सारे पलों के ख्याल भटकने लगे। बिलाल की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट, उसका पेट सहलाते हुए माँ बनने की खुशी, अम्मी के ताने भरे जुमले, और अब ये पल। उसके हाथ हवा में कुछ भी पकड़ में आ जाने के लिए बहुत बेचैन थे, मगर उसकी पकड़ में कुछ भी नहीं आया। धीरे धीरे जमीन करीब आ रही थी और साथ ही अंधेरा भी। हवा की तेज सरसराहट आयशा के कानों से टकरा रही थी। उसका शरीर तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था, मगर उसके अंदर की माँ चीख रही थी और उसे झंझोड़ते हुए कह रही थी कि नहीं, मुझे किसी भी तरह से बचना होगा, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। आखिरी पलों में जैसे ही उसके कदम हवा में पहले की भांति उसके हाथ में एक चीज आ गई। छत के किनारे से लटकी हुई एक लोहे की रॉड, जो कपड़े सुखाने के लिए बांधी गई थी। आयशा ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। उसके बाजू में दर्द की वजह से एक भयंकर लहर दौड़ गई, मगर उसने हार नहीं मानी। वो अब हवा में झूल रही थी। मौत उसे बस कुछ कदम की दूरी पर ही दिख रही थी, मगर वो जिंदा थी। वो पल आयशा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ऊपर की तरफ देखा तो अम्मी का चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था।
ये मंजर अम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो चाहती थी कि आयशा सीधे नीचे जा गिरे, मगर वो तो अभी तक जिंदगी से चिपकी हुई थी। अम्मी, मुझे ऊपर की तरफ खींचिए। आयशा की आंखों में एक उम्मीद थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मगर उसकी आवाज में उम्मीद की एक आखिरी खनक थी। एकदम से वो जमीन पर तभी धड़ाम से गिर पड़ी और गिरने की जोरदार आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। गिरते ही आयशा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक साथ कई हड्डियां टूटने की आवाज से आयशा के पूरे शरीर में दर्द की लहर बुरी तरह से दौड़ गई। कुछ पलों के लिए वो बिना किसी हरकत के जमीन पर यूं ही बेजान पड़ी रही। छत से नीचे देखने पर अम्मी ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी, लेकिन अगले ही पल आयशा को जमीन पर पड़ा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आयशा का शरीर बेजान लग रहा था, मगर अम्मी को अभी तक एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था कि कहीं ये अभी भी जिंदा तो नहीं है। उन्हें इस बात का यकीन करना था कि आयशा वाकई में खत्म हो चुकी है। उन्होंने जल्दी से नीचे आने का फैसला किया। दरवाजा खोलकर आंगन में आई और आसपास देखा। मोहल्ले में चारों तरफ खामोशी फैली थी। शायद अभी किसी ने कुछ भी सुन नहीं पाया था। ये सोचकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और आयशा के पास पहुंची। घबराहट के मारे अम्मी के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। जब वो आयशा के करीब पहुंची तो उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। चेहरा बुरी तरह से दर्द में जकड़ा हुआ था और उसके होठों से हल्की सी सरसराहट निकल रही थी। ये अभी भी जिंदा है। ये देखकर अम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये बोल पड़ी और अगर किसी ने इसे देख लिया तो फिर मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और अगर बिलाल को मालूम पड़ गया कि आयशा को मैंने ही छत से धक्का दिया है तो वो तो मेरे हाथों से ही निकल जाएगा और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। इसीलिए आयशा का खत्म हो जाना ही जरूरी है। अम्मी ने इधर उधर देखा और जल्दी से जमीन पर पड़ी हुई ईंट उठाई। एक पल के लिए अम्मी के कदम डगमगाए, फिर उन्होंने धीरे से खुद को हिम्मत देते हुए कहा, नहीं, मैं अब यहाँ तक पहुँचकर कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे ये हर हाल में करना ही होगा। अल्लाह मुझे माफ करे, पर यह करना जरूरी है। उन्होंने पूरी ताकत और हिम्मत से आयशा के सर पर वो ईंट दे मारी। ईंट के लगते ही एक आखिरी सिसकी और पुकार आयशा के मुंह से निकली और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। अम्मी ने एक पल के लिए अपने दिल की धड़कन सुनी। हर चीज अब खामोश थी। अब मुझे जल्दी करना होगा। उन्होंने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते हुए लाश को देखकर सोचा कि अब इसका काम तमाम हो चुका है, मगर मैं इसे यहाँ पर इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने इसे यहाँ इस हाल में छोड़ दिया और किसी ने इसे देख लिया तो फिर सबको मुझ पर ही सबसे पहले शक हो जाएगा। एकदम अम्मी के दिमाग में आया कि कब्रिस्तान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आयशा के बेजान शरीर के पास खड़ी अम्मी ने एक गहरी सांस ली। उनको यकीन हो गया कि इसका अब काम पूरी तरह से तमाम हो गया है, मगर अब इस लाश का बंदोबस्त करना होगा। देखते ही देखते रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। गलियां सुनसान थीं, मोहल्ले में हर दरवाजा बंद था। सब लोग शायद अब सो चुके थे, या फिर अगर किसी ने चीख सुनी भी थी तो उन्हें ये लगा कि शायद ये उनका वहम हो या कोई सपना, जिसे समझकर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया होगा। क्योंकि अगर किसी ने आयशा की चीख सुनी होती तो कोई ना कोई तो यहाँ पर अब तक जरूर आ जाता। अगर लाश ज्यादा देर यहाँ पर रही तो कोई ना कोई जरूर देख लेगा। अम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद किया और कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई कि अब आगे क्या करूं। अचानक अम्मी की नजर आंगन के एक कोने में पड़ी बोरी पर पड़ी। वो बोरी आयशा ने कुछ दिन पहले पुराने कपड़े और बेकार का सामान डालने के लिए रखी थी, मगर उसे ये कहाँ एहसास था कि बेकार सामान और कपड़ों की जगह उसे ही इस बोरी का हिस्सा बनना पड़ेगा। अम्मी ने उसे देखकर सोचा, हाँ, ये ठीक रहेगा। वो जल्दी से बोरी के करीब पहुंची, उसे खोलकर देखा और फिर आयशा के बेजान शरीर को दोनों हाथों से घसीटकर उसमें डाल दिया। लाश में वजन था, मगर अम्मी के दिल में खौफ इस कदर बैठा हुआ था कि उन्हें थकान का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। बोरी को अच्छी तरह से लपेटने के बाद उन्होंने जल्दी से
उसे घसीटकर आंगन के कोने में रखा, जहां बड़ी ही पुरानी टोकरियां और लकड़ियां पहले से पड़ी थीं। बस अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी असली मुसीबत तो ये थी कि कब्रिस्तान तक मैं इस लाश को लेकर कैसे जाऊं। ये सोचते ही अम्मी के माथे पर पसीना आ गया। अगर लाश को वो तुरंत ही दफनाने के लिए नहीं ले गई तो सुबह होते ही कोई न कोई घर में दाखिल होगा और फिर सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं अपने किए कराए पर पानी नहीं फिरने दूंगी। मैं आयशा को बिलाल की जिंदगी से हर हाल में निकाल कर रहूंगी। अचानक अम्मी के दिमाग में एक योजना आई। यही वक्त है। उन्होंने आंगन के कोने में रखी लकड़ी की गाड़ी देखी जो बिलाल बचपन में इस्तेमाल करता था। वो गाड़ी बोरी को वहां से ले जाने के लिए बहुत ही आसान साधन था। जल्दी जल्दी अम्मी ने बोरी को घसीटकर गाड़ी में डाला और फिर उसके ऊपर कुछ पुराने कपड़े और कबाड़ का सामान डाला ताकि किसी को भी वो बोरी नजर ना आ जाए। और फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने आराम से दरवाजा खोलकर रात के अंधेरे में हर तरफ खामोशी के सन्नाटे छाए हुए देखे थे। दरवाजा खोलने की आवाज उस वक्त भले ही हल्की सी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत भयानक लग रही थी। अम्मी ने गाड़ी खींचते हुए कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। रात की अंधेरी काली स्याही हर तरफ फैल चुकी थी। अम्मी के हाथ लकड़ी की गाड़ी के दस्ते पर मजबूती से जमे हुए थे और वो तेजी से अपने कदम बढ़ा रही थी। जमीन हल्की सी नम थी, शायद शाम के वक्त कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। ये काम जल्दी ही करना होगा, अम्मी ने अपने आप से कहा और अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर दिया था, क्योंकि अम्मी जल्द से जल्द कब्रिस्तान पहुंच जाना चाहती थी। मोहल्ले की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। उस वक्त हर दरवाजा बंद था, मगर अम्मी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आसपास जाग रहा हो। बार बार अम्मी के दिल में ये ख्याल आ रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा डर रही थी। रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचकर अचानक अम्मी को एक साया नजर आया। कौन है? एकदम अम्मी का दिल दहल गया। अम्मी धीरे धीरे से गाड़ी को धकेलते हुए गली के कोने तक ले गई, मगर करीब जाकर देखा तो गली के कोने में एक कुत्ते की परछाई नजर आई जो एक टूटी हुई दीवार के साथ लगकर बैठा था। अम्मी ने उसे देखकर सुकून की सांस ली, मगर उनके पैरों की रफ्तार अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी कि तभी अचानक से सामने दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। अम्मी फौरन बुरी तरह से घबरा गई। वो उसे मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत थी जो अक्सर रातों को उठकर पानी पीती थी। अम्मी ने दुआ की कि वो बहुत ज्यादा देर तक बाहर ना रुके, वरना अम्मी को यकीन था कि वो आज जरूर पकड़ी जाएंगी। उस बूढ़ी औरत ने अपने आसपास इधर उधर देखा और फिर आसमान की तरफ नजर डाली। फिर धीरे से खुद से बड़बड़ाई, अजीब रात है, हवा भी कुछ ज्यादा ही ठंडी है, न जाने आज मौसम में ये कैसा बदलाव है। ये कहते हुए उस बुढ़िया ने दरवाजा बंद कर दिया। अम्मी जो इसी पल के इंतजार में खड़ी थी, उन्होंने बिना एक भी पल गवाए हुए फिर से दोबारा से तेजी से चलना शुरू कर दिया। वो और तेजी से गाड़ी को धक्का दे रही थी और आगे बढ़ने लगी। गलियां पार करने के बाद अम्मी आखिरकार कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने पहुंच गई। कब्रिस्तान का दरवाजा पुरानी लकड़ी का बना था जो अक्सर दिन रात खुला ही रहता था। अम्मी ने लकड़ी की गाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया और फिर पहले थोड़ी देर चैन की सांस ली, क्योंकि अब वो अपनी मंजिल के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने दरवाजे को धकेल कर अंदर कदम रखा। रात के इस पहर में कब्रिस्तान एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। अम्मी ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पुरानी कब्रें और कहीं कहीं झाड़ियों में हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी। ये देखकर अम्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो रुकी नहीं। वो जल्द से जल्द अपने इरादों को पूरा कर लेना चाहती थी। वो खुद से धीरे से बोली, ये वक्त डरने का नहीं है, बल्कि हिम्मत से अपने काम को पूरा करने का है। मुझे जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा ताकि कोई भी मुझे देख ना ले। उन्होंने जल्दी से एक पुरानी कब्र के करीब जाकर गाड़ी रोकी और अपने हाथों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जमीन को खोदते हुए अम्मी के हाथ डर के मारे बुरी तरह से कपकपा रहे थे।
मगर वो अपने इरादों से पीछे हटने वाली नहीं थी। जमीन खोदते हुए अम्मी के हाथ मिट्टी से भर चुके थे। उनके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था और सांस बुरी तरह से चढ़ रही थी। जमीन को खोदते हुए उन्हें अपने पीछे जैसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अम्मी के हाथ उस आहट की आवाज से एकदम से रुक गए और वो शॉक्ड रह गई। डर की एक लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। अम्मी ने मुड़कर पीछे देखा मगर वहां कोई नहीं था। उन्होंने फिर से खुद से कहा, मुझे अपने दिल से इन सारी बातों को निकाल कर फेंक देना चाहिए और जल्द से जल्द ये सब खत्म करना चाहिए, हमेशा के लिए, ताकि आने वाले वक्त में किसी को ये पता ना चल सके कि आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने आखिरी बार इधर उधर देखा। कब्रिस्तान में पूरी तरह से सन्नाटा पसर रहा था। कहीं दूर एक उल्लू बोल रहा था और पेड़ों के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। उस वक्त रात का वो मंजर किसी को भी खौफ से भर देने वाला था। अम्मी ने बोरी को दोनों हाथों से खींचा और कब्र में धकेल दिया, मगर जैसे ही बोरी कब्र में गिरी, अम्मी के कानों में एक आवाज गूंजी, अम्मी, अम्मी, अम्मी। ये सुनकर उनका पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने तेजी से पीछे से मुड़कर देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। ये क्या था? अम्मी के हाथों की गिरफ्त कमजोर हो गई। क्या वाकई मैं आयशा की आवाज मैंने सुनी? क्या आयशा की सांसें अभी भी चल रही हैं? या ये सब कुछ मेरा वहम है? वो खुद को समझाने लगी कि ये सब उनके दिमाग का फितूर है, मगर अंदर ही अंदर उन्हें महसूस हो रहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने जल्दी से एक बेलचा ढूंढा और उस बेलचे की मदद से उन्होंने उस कब्र पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मगर जैसे जैसे मिट्टी आयशा के बेजान शरीर पर गिरती जा रही थी, अम्मी के कानों में एक बहुत ही धीमी और घुटी घुटी आवाज गूंजती जा रही थी, अम्मी मेरा बच्चा, ऐसा मत करिए अम्मी, इस मिट्टी को मत डालिए। अम्मी के हाथ कांपने लगे, उनकी सांसें रुकने लगी थीं। ये सब सिर्फ मेरा फितूर है। उन्होंने फिर से पूरी ताकत से बेलचा चलाया और जल्दी जल्दी कब्र को बंद कर दिया। अम्मी ने आखिरी बार कमर को सीधा किया और थकी हारी पीठ सीधी करके खड़ी हो गईं। अब काम पूरी तरह से हो चुका था। अभी कोई जान भी नहीं सकेगा कि आयशा कहाँ गई। अम्मी ने खुद को तसल्ली दी, मगर जैसे ही वो पलटने लगी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की सरसराहट में एक बार फिर से वही धीमी सी आवाज सुनाई दी, अम्मी ये मत करो। अम्मी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने तुरंत कदम तेज कर दिए और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ वो बढ़ने लगी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने मुड़कर देखा और फिर दोबारा कदम आगे बढ़ा दिए और वो कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मगर रास्ते में हर तरफ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनके पीछे पीछे धीमे धीमे कदमों से चल रहा है। ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं है। मगर दिल की धड़कन बढ़ती ही चली जा रही थी। वो कब्रिस्तान से निकलकर तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रही थी। रात का अंधेरा उन पर और भी ज्यादा डर को बढ़ा रहा था, जैसे कि कोई उनके पीछे चल रहा हो। मगर वो खुद को बार बार समझा रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होगा, सब वैसा ही हुआ है जैसा वो चाहती थी। मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो कुछ उन्होंने दफन किया था वो अभी भी पूरी तौर पर खत्म नहीं हुआ था। आयशा की सांस तो हमेशा के लिए थम चुकी थी, मगर उसका वजूद अभी भी एक मासूम जान को जिंदगी दे रहा था। उस कब्र की गहराई में आयशा के बेजान शरीर के साथ एक और दिल भी धड़क रहा था। उसका बच्चा, वो बच्चा जो माँ के पेट में 9 महीने पूरे कर चुका था, वो अभी भी जिंदा था। और शायद इस बच्चे के लिए आयशा ने कई ज्यादा उसकी जिंदगी की दुआ मांगी थी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी, मगर माँ का शरीर आखिरी सांसों तक उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक एक हल्की सी हलचल हुई। माँ के बेजान शरीर के अंदर एक नन्ही सी हरकत हुई, फिर एक और झटका और एक मासूम सांस और फिर एक धीमी सी रोने की आवाज कब्र की गहराई में गूंजने लगी। वो बच्चा जिंदा था। अंधेरे में दफन वो मासूम जान धीरे धीरे हिलने लगी। माँ के बेजान सीने से लगी वो बच्चा दुनिया में अपनी पहली सांस ले रहा था
और फिर कब्र के नीचे से बच्चे के रोने की धीमी मगर दिल दहला देने वाली आवाज बुलंद होती गई। ये आवाज जमीन के नीचे दबी हुई थी, मगर कुदरत के करिश्मे ने उसे हवा में चारों तरफ बिखेर दिया ताकि बच्चे को नई जिंदगी मिल सके। कब्रिस्तान में हर चीज खामोश थी, मगर जैसे ही बच्चे की आवाज निकली तो पेड़ों के पत्ते और शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। उल्लू ने जोर से चीख मारी और अचानक हवा का तेज झोंका कब्र के साथ लड़ाई करने लगा। कहीं दूर कब्रिस्तान के रखवाले ने चौंक कर अपने कान लगाए। ये कौन रो रहा है? उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के इस पहर कब्रिस्तान में किसी बच्चे के रोने की आवाज। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। वो जल्दी से अपनी लालटेन लेकर खबरों की तरफ दौड़ा ताकि ये देख सके कि वो आवाज आखिर किस तरफ से आ रही है। कब्रिस्तान के रखवाले अहमद चाचा के कदम तेजी से कब्रों के बीच में पड़ रहे थे। घबराहट और खौफ के मारे अहमद चाचा के हाथ में पकड़ी हुई लालटेन कब्रिस्तान में जमीन पर गिर गई, मगर चाचा जैसे ही लालटेन उठाने के लिए नीचे की तरफ झुके, एकदम से उनके कानों से एक बच्चे के रोने की आवाज जोरदार तरीके से टकराई। चाचा का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। वो तेजी से इधर उधर देखने लगे। या अल्लाह, आखिर रात के इस पहर बच्चे के रोने की आवाज इस वीरान कब्रिस्तान से कैसे आ सकती है? ये कैसे हो सकता है कि ये कब्रों से बच्चों के रोने की आवाज हो, और वो भी इस सर्दी भरी खामोश रात में? अहमद चाचा ने कान लगाकर सुना। आवाज वाकई किसी बच्चे की ही लग रही थी। वो तेजी से आगे बढ़े, मगर जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचे, उनके कदम एकदम से रुक गए। या अल्लाह, ये कौन सी कब्र है? चाचा अहमद पागलों की तरह अपने आसपास देख रहे थे ताकि वो उस कब्र को ढूंढ सकें जहां से बच्चों के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। कुछ दूर जाकर उनके कदम एक कब्र के पास रुक गए। ये सिर्फ एक ऐसी ही कब्र थी जिसकी मिट्टी अभी भी ताजा लग रही थी, जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही किसी को इस कब्र में दफनाया गया हो। वो थोड़ा और उसके करीब पहुंचे तो एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो कि वो कब्र के करीब ना जाएं। अहमद चाचा के माथे पर इस भरी सर्दी में पसीना आ गया। क्या मुझे ये कब्र खोदनी चाहिए? अगर ये कोई भूत प्रेत हुआ तो? नहीं, मुझे सुबह का इंतजार करना चाहिए। अहमद चाचा वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गए, लेकिन फिर कुछ ही देर में वो वापस कब्र के पास आकर खड़े हो गए और फिर कुछ देर वहीं पर खड़े रहे। उनके दिल में बहुत डर था, लेकिन रहम भी था। अब बच्चे के रोने की आवाज और ज्यादा तेज आ रही थी। अगर यहाँ वाकई में कोई बच्चा है तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा, मगर अकेले इस कब्र को खोदने की हिम्मत उनमें नहीं थी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा होने की वजह से अहमद चाचा के दिल की धड़कन बुरी तरह से बढ़ गई थी। या खुदा, मैं क्या करूं? क्या इस बच्चे को इसके हाल पर छोड़ दूं? अगर मैं इस कब्र में इस तरह से उसे छोड़ दिया तो फिर मुमकिन है कि सुबह तक उस बच्चे की सांसें उससे जुदा हो जाएंगी। नहीं, मुझे जो भी करना है जल्दी ही करना होगा। अहमद चाचा कुछ भी सोचे समझे बगैर जल्दी से भागते हुए कब्रिस्तान के करीब बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में गए और वहां से अपने 2 शागिर्दों को अपने साथ लेकर आ गए। जल्दी चलो, एक कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। दोनों नौजवान हैरत से उन्हें देखने लगे। उनमें से एक बोला, चाचा, जरूर तुम्हें कोई बहम हुआ है, वरना रात के इस वक्त यहाँ कब्रिस्तान में इन मुर्दों के सिवा कौन हो सकता है? और वैसे भी रात के इस पहर में कब्र खोदना ये तो बहुत गलत है। उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में बोला, लेकिन अगर ये मेरे कानों का धोखा नहीं हुआ और सच में उस कब्र में कोई बच्चा हुआ तो? अगर हमने देर की तो शायद बहुत देर हो जाए, अहमद चाचा ने कहा, और तीनों बेलचे लेकर तेजी से वापस कब्र की तरफ बढ़े। अहमद चाचा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो बेलचा जमीन पर मारा। जैसे ही पहली बार मिट्टी हटी, बच्चे के रोने की आवाज और तेज होने लगी। ये वाकई किसी इंसान के बच्चे की आवाज है। अहमद चाचा के दोनों शागिर्द खौफजदा लेकिन संतुष्ट हुए। खुदा का वास्ता चाचा, जल्दी कुछ कीजिए। चाचा अहमद और उनके शागिर्दों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। कुछ मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक बोरी नजर आई। उन्होंने जल्दी से बोरी खोली और जैसे ही उस बोरी का कपड़ा हटाया, एक पल के लिए वो तीनों शॉक्ड रह गए।
अहमद चाचा बोले, मेरी जिंदगी में ये पहला वाकया है कि एक जिंदा बच्चा एक बेजान शरीर से लिपटा हुआ है, और वो भी कब्र के अंदर। दूसरी तरफ जैसे ही बिलाल दुबई से घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। अपनी अम्मी से मिलने के बाद उसकी नजरें सब तरफ आयशा को तलाश कर रही थी। अम्मी ने बहुत ही दुख भरी शक्ल बनाई और अफसोस भरे लहजे में बोली, बिलाल बेटा, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बिलाल दुख और हैरत के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ अपनी अम्मी की तरफ देखने लगा। अम्मी दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, आयशा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। बिलाल को तो अपनी माँ की बात पर एक पल के लिए यकीन ही नहीं आया। वो बोला, मगर कैसे? अभी कल ही तो मेरी उससे बात हुई थी और उसने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये सब अचानक कैसे हुआ? अम्मी बोली, वो रात को छत पर कपड़े लेने के लिए गई थी। मैंने तो उसे बहुत रोका कि मत जाओ क्योंकि अंधेरा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो ये कहते हुए अम्मी ने अपनी आंखों पर हाथ रखे। मगर बिलाल को अम्मी की बात में कुछ अजीब सा लगा। और मेरा बच्चा कैसा है? बिलाल ने बेचैनी से पूछा। अम्मी ने बिलाल से नजर चुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बच्चा भी नहीं बच सका। बिलाल के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। उस पर तो जैसे अचानक कयामत टूट पड़ी थी। वो अपने होशो हवास से बेगाना होकर चीखने चिल्लाने लगा। आयशा और अपने बच्चे को खो देने का दुख उसे बेहाल कर रहा था और वो बुरी तरह से टूट रहा था। वो पागलों की तरह बड़बड़ाता हुआ बोले चला जा रहा था, आयशा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे कुछ नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ठीक थी। वो आयशा की कब्र पर जाने के लिए पागलों की तरह घर से निकला कि पीछे से अम्मी आवाजें देती रही, बिलाल मेरे बच्चे, अब जो होना था वो हो चुका, अपने आप को संभालो। बिलाल घर से निकलते हुए बोला, अम्मी, मैं आयशा से मिलने जा रहा हूँ। फिर वो जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, उसे लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम नजर आया। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बिलाल उन लोगों को पीछे हटाते हुए उनसे आगे निकल गया। जब वो करीब पहुंचा तो सामने अहमद चाचा और उसके दोनों साथी बोरी के करीब खड़े थे और एक बच्चा लगातार रोए चला जा रहा था, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा ले। बिलाल ने कांपते हुए होठों से अहमद चाचा से पूछा, ये किसका बच्चा है? अहमद चाचा बोले, पता नहीं बेटा, ये ताजा कब्र है। न जाने रात को कौन यहाँ कब्रिस्तान में आया था। मैंने और मेरे साथियों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर इस कब्र को खोदा तो ये लाश बोरी के अंदर थी। बिलाल डगमगाते हुए कदमों के साथ उस बोरी के करीब गया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। आयशा के चेहरे से वो कपड़ा हटा। एक पल के लिए बिलाल जैसे पत्थर का बन गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आयशा उसके सामने मुर्दा हालत में थी और उसका बच्चा माँ के सीने से लगा रो रहा था। बिलाल ने जल्दी से आगे बढ़कर आयशा और बच्चे को बोरी से बाहर निकाला और बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए वो चीख कर बोला, ये बच्चा मेरा है। अहमद चाचा हैरान होकर बिलाल को देखने लगे। बेटा, ये तुम्हारा बच्चा है? बिलाल ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, जो अभी भी कमजोर था मगर जिंदा था। अपने बच्चे को बाहों में लिए बिलाल के दिल की धड़कन बुरी तरह से बिखरने लगी और दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, मेरी आयशा कब्र में कैसे दफन हुई जबकि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आयशा जिंदा थी। अहमद चाचा ने ये सब सुना और गहरी सांस ली और बिलाल की तरफ देखा, जो दुनिया से बेगाना अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ा था। अहमद चाचा बोले, बेटा, कुछ तो गलत हुआ है। माँ के मरने के बाद वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता और ये बच्चा किसी चमत्कार की निशानी है। बिलाल का दिल किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। उसने एक नजर अहमद चाचा को देखा, फिर कब्र की तरफ देखा और फिर उसके कानों में अपनी माँ की वो बातें गूंजने लगीं। बेटा, आयशा छत पर कपड़े लेने गई थी। मैंने तो उसे बहुत रोका मगर वो छत से गिर गई थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच्चा बच नहीं सका। अम्मी की अधूरी बातें बिलाल को शक में डाल रही थी। बिलाल के चेहरे की रंगत उड़ गई। क्या मेरी अम्मी ने मुझसे झूठ बोला? वो एक झटके से गुस्से में खड़ा हुआ
और पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा। चलते हुए बार बार उसके कानों में अम्मी की बातें गूंज रही थीं। जब बिलाल घर पहुंचा तो वो बहुत गुस्से में डूबा था। अम्मी बिलाल को घर में आता देखकर घबरा गई और वो कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बिलाल आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, अम्मी मेरी बीवी जिंदा दफन थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सुनकर अम्मी का रंग सफेद हो गया। वो एकदम आगे बढ़कर बिलाल के करीब होते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे झूठ कैसे बोल सकती है? अम्मी ने देखा कि बिलाल की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो चीखते हुए बोला, अम्मी तुमने ऐसा क्यों किया? अम्मी ने अपने कांपते हुए वजूद के साथ पीछे हटते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए ये सब किया। अम्मी की आवाज में कपकपाहट थी। बिलाल अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोला, मेरी बीवी की तुम कातिल हो और ये बात अब मुझे अच्छे से समझ आ गई है। अम्मी गुस्से में बोली, वो हमारे रास्ते का कांटा थी और मैंने उस कांटे को हटाया है। बिलाल अपने बालों को नोचते हुए बोला, अम्मी वो कांटा नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी, मेरे बच्चे की माँ थी। अम्मी गुस्से और खौफ से चिल्लाते हुए बोली, मुझे नफरत थी उससे, उसे आयशा से। मैं तो शुरू से उसे अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, मगर मुझे तुम्हारी खुशी के आगे झुकना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे आने से पहले मैं उसे ठिकाने लगा दूं। इसीलिए मैं उसे कपड़े उतारने के बहाने छत पर ले गई और वहां से मैंने उसे धक्का दे दिया। बिलाल बेबसी से बोला, अम्मी तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस आ चुकी थी। अहमद चाचा ने पुलिस को सब कुछ पहले से ही बता दिया था। पुलिस अंदर आई, अम्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। अम्मी चिल्लाती रही, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। बेटा मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अम्मी चीख रही थी, मगर बिलाल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अपनी बीवी को खोने के बाद उसमें अपनी माँ को खोने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उसने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया। आयशा की मौत के बाद बिलाल की दुनिया अंधेरे से भर चुकी थी। कई साल बाद बिलाल एक पार्क में अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था। वो बच्ची हंसती हुई उसकी गोद में आकर बैठी। बाबा क्या मेरी मम्मा बहुत खूबसूरत थी? बिलाल ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट भी साथ थी। हाँ बेटा, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, मगर शायद उसका और तुम्हारे बाबा का साथ बहुत कम वक्त के लिए था। मगर उसके साथ बीते हुए वो खूबसूरत पल अब भी तुम्हारे बाबा के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, एक अच्छी याद की तरह। ये कहने के बाद बिलाल ने अपनी बेटी को गोद में लेकर उसका माथा चूमा और फिर वो दोनों बाप बेटी खुशी खुशी घर की तरफ चले गए। दोस्तों, जीवन में हर रिश्ता अपनी जगह पर जरूरी होता है। अगर माँ और बेटे का रिश्ता अहमियत रखता है, तो पति और पत्नी का रिश्ता भी बहुत जरूरी है। हर माँ बाप अपने बच्चों की गृहस्थी बसते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी पत्नी को सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीज समझे, ना कि उसे एक पत्नी होने का दर्जा दे और उसे महत्व दे। लेकिन इस तरह से वो माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे होते हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। जो माता पिता अपने बच्चों को किसी और को महत्व देते हुए नहीं देख सकते, उनके लिए बेहतर यही है कि वो अपने बच्चों की कभी शादी ना करें, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।